अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि एक तो कोई आपको प्यार करे उससे डरना चाहिए, जब आपसे कोई शदीद प्यार करे तो मजीद डरना चाहिए। तो अमेरिका आपसे शदीद प्यार कर रहा है। नेतन्याहू की जो तकरीर है उसमें एक जुमला उसने बड़ा कहा, उसने कहा ये जो हमें पब्लिकली कंडेम करते हैं, आपको पता है ये प्राइवेटली हमें आके अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ होने वाला मुआहिदा ये अमेरिका की ईमा के ऊपर अब्राहम एकॉर्ड की एक नई शक्ल। सिफारतकारी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ और सिर्फ मफादात होते हैं। आप मेरे मफादात के हामी हैं, आप मेरे मफादात के मुखालिफ। बस हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, जो इस्लामी हुक्मरान हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज कह लीजिए, बुजदिली कह लीजिए। बुजदिली मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा कि आपने जब बुजदिली दिखाई तो आपके घर तक वो पहुंचे। इन सबको लग रहा है कि ये एक एक करके सबको जो है वो शेर खा जाएगा। ऑयल रिसोर्सेज उनके पास है, उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी हैं। इवन हमें जब मदद चाहिए हम उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ है कि अगर सिक्योरिटी चाहिए, अगर तहफ्फुज़ चाहिए, कोई काबिल एतमाद है तो वो हम है, वो पाकिस्तान। हुआ क्या है कि किसी भी बड़े फोरम के ऊपर मोदी साहब जो हैं वो श्रीमान नजर ना आए, वो गायब हो जाएं। वो खित्ते में एक बड़े चौधरी का हरकारा जरूर था, चौधरी नहीं था। चौधरी नहीं था, किसी ने दसिया से तू ऐसा था चौधरी। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको रीजनल चार्ज दे रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये जरा शुली पटाखा छुड़ा दीजिएगा। ये इस हद तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में हमें यह देखने को मिला है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर के ऊपर खड़े थे और उन्होंने दुनिया को वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दी का उनसर कहाँ से नुमायां हो रहा है, उस उनसर के मुताबिक हमने अगले आने वाले दिनों के अंदर इक़दाम क्या उठाने हैं। और उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये जो खिलाफ वर्जी जहाँ से हो रही है उसको 1967 की करारदादों के मुताबिक हल निकालते हुए जो 2 रियासती हल है, हमें दुनिया को पैगाम देना है कि अमन को कायम करना है। और ये वाज़े पैगाम था बेंजामिन नेतन्याहू को, वही बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था और जिसने उंगली उठा के ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश किया और जिसने ये वाज़े किया कि हमने याहिया सिनवार का खात्मा किया, जिसने ये बताया कि हमने किस तरीके से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, जिसने ये बताया कि ईरान में कैसे असैसिनेशन की गई और जो ये बताना चाहता था कि वो खित्ते के अंदर अपने मंसूबों को किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इकदाम उठा रहा है। वो ताकत का जाम, वो नशा, जो गुरूर था, जो गर्दन अकड़ी हुई थी, जिसको सामने सुनने वालों में जो सरबराहान ममलिकत थे इस्लामी ममालिक के, उन्होंने सुनने से इनकार किया और बाइकआउट कर दिया उसकी तकरीर का। लेकिन ग्रेटर इजराइल का जो पैगाम दिया जा रहा है या फिर अब्राहम एकॉर्ड की बात हो रही है, इस पूरे मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इसके बैकएंड के ऊपर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, ओवल हाउस में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से रेड कारपेट बिछाया गया और मोटर कैड के ज़रिए उनको इस्तकबालिया फराहम किया गया और अजीम शख्सियात का लक़ब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। तो पाकिस्तान खित्ते के अंदर कितनी उभरती हुई ताकत है, भारत किस तरीके से वाइप आउट हुआ, इस पूरे मंजरनामे पे गुफ्तगू की जाएगी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो पॉलिटिकल ग्रिप भी बड़ी रखते हैं, मशरक़ वस्ता के उमूर के ऊपर भी गहरी नज़र है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त जो पजीराई है उस पर भी बड़ी कीनली अपनी राय रखते हैं। मेरी मुराद जनाब उमर दराज। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। उमर साहब, अगर मजमूई मंजरनामे में देखें, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान का इतना कलीदी किरदार क्यों है और पाकिस्तान को लेके अमेरिका की दिलचस्पी इतनी क्यों बढ़ी हुई? वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। आज से कोई 2, 3, 4, 5 महीने मई से पहले सूरत हाल जो इस वक्त है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आप अपने दुश्मन की, अपने मुखालिफ की गलती का इंतजार करते हैं, उसको मौका देते हैं, वो गलती करे और उस गलती का भरपूर फायदा उठाते हैं। हमने मई के महीने में जो कुछ किया है, वो जो मुश्किल से हमने मनवाया है खुद को, लेकिन हमारा मुकाबला ऐसे दुश्मन से है जो तादाद में ज़्यादा है, जिसके पास रिसोर्स हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसने गलती की और उस गलती को फिर हमने अपने तरीके से जवाब दिया जो हमारे पास, हमने यही जवाब देना था। जब आप मुझे दीवार के साथ लगा दें और आप मुझे मारने लगे, मुझे लगे मैं मरने लगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा जो पाकिस्तान ने किया। उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। आज पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर शुरू में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, जब हम सिफारतकारी की बात कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो उसको लोकल पॉलिटिक्स के लेंस से नहीं देखेंगे। फिर पाकिस्तान की बात करें, फिर पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से हैं या अपोजिशन से हैं, इस पार्टी से हैं, कोई सियासी हैं, कोई गैर सियासी, पाकिस्तान। तो उस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस मकाम के ऊपर हम खड़े हैं एज ए नेशन, ये हम सबकी कामयाबी है। देखिए, मई के महीने में कामयाबी
किसी एक फर्द की कामयाबी तो नहीं थी, किसी एक गवर्नमेंट की, किसी एक अपोजिशन की, किसी की नहीं थी। सो उसका रिजल्ट मिला, हमने उसको कई तरीकों से, वो हमारी कामयाबी थी। देखें, हमने अस्करी लिहाज से कामयाबी समेटी, नंबर 1। हमने सिफारतकारी के लिहाज से कामयाबी समेटी। आपने देखा कि पहलगाम के ऊपर कोई इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, इवन उनके एलाइज खड़े नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के तमाम इत्तेहादी, जिसमें टर्की तो नहीं, वो खड़ा रहे, उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो खड़ा रहेगा ना, जाहिर है, वो फितरी इत्तेहादी हैं। तो पाकिस्तान ने उस वक्त सिफारती महाज से भी कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान ने अखलाकी महाज से भी, ये तीनों कामयाबियां अपने अखलाकी लिहाज से, इसलिए कि हमने एक तो दहशतगर्दी को कंडेम किया था, पहलगाम को भी कंडेम किया, और हमें करना चाहिए बतौर कौम, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाया, हमने माली नुकसान उठाया। इन तीनों बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान ये डिजर्व करता था कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमें अप्रिशिएट किया जाता, और हमें पूरी वो कहते हैं ना कि आबोताब के साथ अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, अगर सऊदी अरब का मंजरनामा देखें, मैं इसका आगाज़ वहाँ से कर लेता हूँ, कामयाबियों का तसलसल जो है, जो अभी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर है। सऊदी अरब से होने वाला मुआहिदा अगर उस लेंस से देखा जाए तो क्या समझते हैं, जो बेहतरीन एलाय है अमेरिका का, कोई तकरीबन 78 या 76 अरब डॉलर उनका सालाना बजट है दिफा का, 970 के करीब उनके तैयारे हैं, जिनमें बेहतरीन तैयारे हैं। अगर एंटी मिसाइल सिस्टम देखें तो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से उनके पास सिस्टम मौजूद है। अगर आप उनकी फ़ौज देखें तो 2.5 लाख के करीब उनकी जो फ़ौज है वो एक्टिव फ़ौज है उनकी। इसके बावजूद पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे सब दिफा खुद करना पड़ता है, आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जंग खुद लड़नी पड़ती है। इसराइल की आप बात कर रहे हैं, इंडिया का उनके साथ अलायंस है ना, टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे, उनके एक्सपर्ट्स भी ग्राउंड पे मौजूद थे जब हमारे साथ वो जंग लड़ रहे थे। एट द एंड अमेरिका भी उनका इत्तेहादी है, इंडिया का। क्या हुआ? इत्तेहादी था, चले उसमें तलखी आ गई, लेकिन है तो सही ना, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका इस खत्ते में, चाइना को काउंटर करने के लिए, किसी हद तक हमें भी करने के लिए उस वक्त था। तो क्या हुआ एट द एंड? पाकिस्तान ने खुद लड़ा। हमारी इकॉनमी ज़ाहिर है कोई उतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं थी, उसके बावजूद हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए, जिसकी बात आप कर रहे हैं सऊदी अरब की, बात ठीक है। आपने उसको जब अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उन खित्तों के अंदर होने वाली एक्टिविटी आपने देखनी है। एक तो ईरान से आप देखेंगे, जो कुछ ईरान में हमारे फौरन बाद उनके साथ जो जंग में हुआ, ज़ाहिर अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ कतर के अंदर हुआ है वो अमेरिका के गो हेड के बगैर नहीं हो सकता था। फिर जिस तरह से वो शाम के अंदर, लेबनान के अंदर या गजा के अंदर जो कुछ वो कर रहा है, तो वो अमेरिकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। इन तमाम मुल्कों को देखिए, पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया, और हमने कहा कि हम कामयाबी से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन तमाम जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है। अमेरिका हमें नहीं बचा पाएगा। देखें, अमेरिका को जब हम देखते हैं ना, तो अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ी पावर के तौर पे देखते हैं। बड़ी पावर का काम होता है कि सबको बराबर रखना, किसी को डराना, किसी को समझाना। लेकिन जब वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत इसराइल की खुद इत्तेहादी बन जाए, तो फिर तो इसका मतलब है जो इसराइल जो काम कर रहा है वो उनकी मर्जी के साथ कर रहा है। तो ऐसे में जब उनको ये लगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया और इसराइल फितरी इत्तेहादी है, तो जब आप सऊदी अरब और पाकिस्तान की बात करते हैं, या बाकी ममालिक इसमें भी और आएंगे, सिर्फ इसको याद तक न रखिएगा, कि सारे पाकिस्तान के फितरी इत्तेहादी हैं। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ, एक इसमें ऐड कर बुला दीजिए। आपको याद है कि जनरल जिया के दौर से हमने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का एक सिक्योरिटी मुआहदा, लेकिन वो चूंकि एक ओवरऑल नहीं था, वो खास पैराए के अंदर था। जब इनका यमन के साथ इशू हुआ, वक्त के लिए था, वक्त के लिए भी था, और खास पैराए में हरमैन शरीफैन की हद तक था कि उसमें अगर आपको याद हो तो जब यमन वाला वाकया हुआ तो उस वक्त हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम बाहर जंग नहीं लड़ने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम आपकी इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे हरमैन। इस बार ये नहीं है, अब बड़ा वाज़ेह है, अब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है, और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। अब उसका बिल्कुल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गई है, उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है। ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसमें हमें एक और भी फख्र बतौर कौम करना चाहिए कि अरबों के पास इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ऑयल रिसोर्सेज उनके पास है, उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी हैं। इवन हमें जब मदद चाहिए हम उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ है कि अगर सिक्योरिटी चाहिए, अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, कोई काबिल एतमाद है तो वो हम है, वो पाकिस्तान है। और मेरे ख्याल से ये फितरी इत्तेहाद है। इसको शायद वो बड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, जिस तरह कहते हैं कि नेकी और बदी का वो इत्तेहाद होता है। जब आप इसराइल को, इंडिया को देखते हैं तो वो एक और तरह का इत्तेहाद है। तो उसी तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब या बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, आप देखें ना, ईरान जब अप्रिशिएट कर रहा है, उसको वेलकम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फितरी इत्तेहादी है। ये कल तक वही सऊदी अरब ईरान थे ना, आज वो कह रहे हैं हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। भारत और इजराइल को देखें तो मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब याद आते हैं अक्सर मौक़ों पे। वो कहते हैं आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कज़न है, यानी भारत अखंड भारत की बात करता है,
वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है। दोनों मज़ाहिब की बुनियाद के ऊपर दूसरों को स्नब करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कज़न बनते हैं। इसी वजह से हमारा इस्लामी ताल्लुक़ है और जो हमारा किबला काबा, हम तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के बैठे हुए हैं। अच्छा, अब अगर अमेरिका को देखा जाए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अभी आरा पाई जा रही हैं, वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी पाई जा रही हैं, हमारा उससे इख्तलाफ करना या उसकी तायीद करना ये हमारी अपनी सवाबदीदी इख्तियार है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ होने वाला मुआहिदा ये अमेरिका की ईमा के ऊपर अब्राहम एकॉर्ड की एक नई शक्ल है। मैं इसको एक और नज़र से देखता हूँ। हम रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, करना चाहिए। क्रिटिसिज्म में कोई कबाहत नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती, लेकिन हमें एक चीज़ अप्रिशिएट करनी है। कैसे? हम ईरान और सऊदी अरब की बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा पहले ताल्लुकात ठीक हुए ना उनके, खासकर इस जंग के दौरान बहुत बर्फ पिघली। सऊदी अरब ने बड़े कैटेगोरिकली वो ईरान के साथ खड़ा हुआ, उसने इसराइल को कंडेम किया। लेकिन आप देखिए कि हमने ईरान के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान हमने मुफाहमत की भी कोशिश की और हमने बैलेंस नहीं खोने दिया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप बाकी चीज़ों को देखें, जिस तरह हमने यमन वाले मामलात पे देखा या बाकी इस्लामी दुनिया को लेकर देखा, तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम उस को जो बैलेंस है, तवाज़ुन है, उसको खो दें। जब आप ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, अमेरिका की मर्जी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तोड़ना भी है। वो नई कुर्बत ये चाहते, उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के ऊपर इतनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की थी। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को अपने मफादात का पता है, हमें अंदाजा है कि हमें कहां तक स्क्रू किया जा सकता है, कहां हम कंप्रोमाइज। देखें ना, दुनिया में गिव एंड टेक होता है, दुनिया में सिफारतकारी में गलत सही नहीं होता, दोस्त या दुश्मन का कोई तस्वुर नहीं है। ये आपका मेरे इनफरादी सतह के ऊपर हो सकता है। सिफारतकारी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ और सिर्फ मफादात होते हैं। आप मेरे मफादात के हामी हैं, आप मेरे मफादात के मुखालिफ हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सिफारतकारी सिर्फ इस पे होती है, अगर आप मेरे मुखालिफ हैं तो मेरे मुखालिफ होते हुए आपको अपने मफादात का हामी कैसे करना है, और अगर आप मेरे हामी हैं तो मैंने आपको शदीद हामी कैसे करना है। ये है सारी की सारी साइंस। उसमें अमेरिका का देखें, अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो अमेरिका को हमने रिप्लेस किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका ये चाह रहा होगा कि आप मेरी जगह पे आप आ जाएं? अगर 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 उनका सऊदी अरब का और उनका आपस में कोई था तो उसकी कुछ फाइनेंशियल भी तो गारंटीज पे कर रहे होंगे ना, किसी सूरत में भी हो। जैसे कतर ने हाल ही में जहाज गिफ्ट किया, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसी तरह तो पाकिस्तान का मतलब ये तो नहीं होगा कि हमने सिर्फ बंदूकें लेकर खड़ी हो जाना, उसकी बहुत ज्यादा चीजें होंगी, उसमें फाइनेंशियल चीजें होंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, अपने ताल्लुकात को बनाने नजर। जैसे अब देखें ना, चीन के साथ आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, तो क्या आपके ख्याल में सिर्फ वो जहाज खरीदने तक है? नहीं, इंडिया खुद मान रहा है कि हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, सब कुछ और होना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। हमारा वो दोस्त है, कोई ऐसी बात चीन के साथ हो तो हम नहीं खड़े होंगे, हम सब कुछ उनके लिए करेंगे। तो मेरे ख्याल से उसमें ये मैं नहीं समझता कि अमेरिका से पाकिस्तान ने कोई अप्रूवल लिया होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कि अगर वो कहता है कि इसराइल जो है सब कर रहा है वो मेरी मर्जी से नहीं कर रहा, अगर अमेरिका ये कहता है तो हमें कहने में क्या बात है कि हमने किसी मुल्क के खिलाफ तो नहीं किया, हमने किसी पर्टिकुलर खास मकसद के लिए नहीं किया। हम हरमैन शरीफैन हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है और हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुसलमान ने वैसे ही कसम खाई हुई है, बस हमने उसको एक कागज़ के ऊपर भी मुंतकिल कर दी। ठीक। अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान, यानी गिव एंड टेक है, ऐसा तो नहीं है कि बस हमने मारी है भारत को और उसके बदले में हमें वो खिते का ठेकेदार या खिते का चौधरी बनाना चाहता है। गिव एंड टेक है, वो गिव एंड टेक क्या हो सकता है? उस पर आईब्रोज जो हैं वो जरा ऊपर जाती। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस टाइम। वो कहते हैं कि एक तो कोई आपको प्यार करे उससे डरना चाहिए, जब आपसे कोई शदीद प्यार करे तो मजीद डरना चाहिए। तो अमेरिका आपसे शदीद प्यार कर रहा है। हाँ। एक फॉरेन पॉलिसी में हम एक बात कहते हैं कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो शायद आप बच जाएं, अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो फिर आप नहीं बच पाएंगे। अब अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात को जरा समझना पड़ेगा। हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, ना कभी रहे हैं, बोलते रहे नहीं है एक्चुअल में। देखिए, हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये बात ठीक है जी। उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हम जब करते हैं ना चीन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, तो हम ट्रांजैक्शनल फ्रेंड्स हैं। ट्रांजैक्शनल फ्रेंड्स का मतलब ये है कि उन्हें अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा ठीक है, किसी और इंटरनेशनल फोरम पे या किसी और जगह पे जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ ताल्लुकात को ठीक कर लेते हैं। इस वक्त जो हमारे सोते हुए हमारे माथे चूम रहे हैं, और हमें अब देखें ना कि जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, बायलैटरल लाडियां हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका ने जब जब हमारे खित्ते में, वो सोवियत वाला मामला हो, ये जो हालिया तालिबान वाला तनाज़ा था, वो जब जब आया उन्होंने हमसे खिदमात ली और हमने खिदमात दी। जहां हमने कुछ गलतियां भी की, कुछ हमने उसमें गेन्स भी किए। तो मुझे यूं लग रहा है जैसे अभी एक हल्की सी मौसीकी हमारे सामने आई है, वो बगराम एयरबेस की है। ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
इतना अमेरिकन जो है ना कि देयर इज नो फ्री लंच। उनकी फॉरेन पॉलिसी का ये जुमला बड़ा वाज़ेह है कि वो उनके लिए कोई जज्बात नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए, हमारे लिए भी कोई जज्बात नहीं होने चाहिए। हमें भी अपना कौमी मफाद देखना चाहिए और हर मुल्क कौमी मफाद ही देखता है। अब वो इस खित्ते में क्या करने वाले, क्या हो सकता है? जब आप बगराम एयरबेस की ट्रंप साहब की गुफ्तगू सुनते हैं तो उन्होंने कहा था कि घंटे डेढ़ की मुसाफत पे चीन जहां पे उसका एटमी प्रोग्राम है। अब इससे उनके अजाइम का पता चलता है। मुझे यूं लग रहा है या मेरा खदशा ये है, अच्छा यहाँ पे वो मुबालगा राय से भी काम लेगा, हो सकता है उन्होंने ये कहा उसके बारे में, बगराम के बारे में, कि ये अमेरिका ने बनाया था जबकि ये सोवियत यूनियन ने बनाया था। सोवियत यूनियन ने इस पे काम किया। हाँ, इसकी हालिया जो शक्ल है, मौजूदा शक्ल जो है, ये अमेरिका की बनाई हुई। मुझे यूं लग रहा है कि अमेरिका जो है इस पूरे जो मशरक़ वुस्ता का सिनेरियो चेंज हो रहा है, एक पावर के अंदर चेंज आ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंज हमें नजर आ रहा है। जिस तरह पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं कि अब हमें अमेरिकन ब्लॉक से निकलना है, हम वो जो अमेरिका के ज़ेर असर थे थोड़ा उससे निकलना पड़ेगा, वरना तो हम मारे जाएंगे, एक एक करके वो होगा। मुझे यूं लग रहा है कि हमारे खित्ते में कुछ जरूर ऐसा होने वाला है। वो मार्को रूबियो का जब रोजाना फोन आ जाता है, वो जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर तबादला ख्याल खत्म नहीं हो रहा, फिर पता चलता है कि वो ट्रंप साहब की मुलाकात और वो हमारे जाने से पहले ही, हाँ ये ठीक है किसी हद तक वो इंडिया को टीज कर रहे होंगे, वो इंडिया के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं कि ठीक है वो टीज कर रहे होंगे कि वो बिजनेस की नजर से वो इस हद तक ठीक है। लेकिन ये जो लफ्ज़ आपने लाड़ियाँ इस्तेमाल किया ना, ये हमारे लिए कुछ परेशानी का बायस जरूर है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं कि हमें अपनी आंखें कान खोल के अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम उनको कहें कि हम हर बार उनके सामने हमें नो कहना आता है। अगर नो नहीं भी कहना तो हमने यस नहीं कहना, अगर नो नहीं कहना तो आप यस नहीं कहेंगे। हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने अमेरिका को उनके सामने कभी सरेंडर नहीं किया, जिसमें एक मैंने चाइना के ताल्लुकात की मिसाल दी, हमारा एटमी प्रोग्राम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे इंडिया को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, हम उस पर हमने स्टैंड लिया एज ए नेशन और हमें लेते रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अगर बात करूं तो ग्रेटर इजराइल के बारे में बात करें। ग्रेटर इजराइल का नज़रिया ये जो दिया गया, जिसने तसव्वुर देखा इजराइल का और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर ये नज़रिया 1896 का पैदा करता है। इख्तरा तब निकली थी और अब आके उसके ऊपर मिन्नो अन अमल करने की जब बातें हों, एक तरफ ट्रंप के 21 निकाती एजेंडे को देखें जिसकी कुछ शिकें जो हैं अल जज़ीरा जो है वो लीक कर चुका है, जिसके अंदर ये है कि वेस्ट बैंक के ऊपर उसका तसल्लुत नहीं होगा। गज़ा में हो सकता है अबूरी एक सेटअप बना दिया जाए जिसका एक हुक्मरान बना दिया जाए। हमास के जो यरगमाली हैं उनकी वापसी मुमकिन बनाई जा सके, हमास का कोई किरदार उसके बीच में ना हो और मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए तस्लीम कर लें। अब उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमें देखने को मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद जारहियत पसंदी जो बेंजामिन नेतन्याहू की है, बेज़लेल स्मोट्रिच को देखें, उसके बयानात देख लें, या आप उसकी दाएं बाजू की जमात के जितने लोग हैं उन सब के बयानात को देख लें। ऐसे वक्त में कि जब आपके करीबी यूरोपीय इत्तेहादी आपको बाकायदा तौर पे ये जुमला कहें कि हम नहीं चाहते कि नेतन्याहू जो है वो अपनी फैमिली समेत मिसाइल हमले में मारा जाए, ये कुछ छोटी बात नहीं है। जो आपके इत्तेहादी हों वो ऐसी बातें कर रहे हों, उसके बावजूद आप ढिठाई पसंद हो के दुनिया के सामने आके ये कहें कि हम तो ये करके रहेंगे और हमने ये कुछ कर लिया। अमेरिका का आशीर्वाद कब तक रहेगा, कब तक बोझ आप बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो अमेरिकन रोल नेगेटिव है और ये अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये फौरन नहीं हुआ, उन्होंने एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम किया और पूरे मशरक़ वस्ता को डिस्टेबलाइज किया। और ये इराक वॉर से काम शुरू हुआ जहाँ पे उन्होंने सद्दाम हुसैन वाली गवर्नमेंट गिराई और उसमें ज़ाहिर है अमेरिका सामने था ना, नेटो सामने था, उसमें इसराइल तो सामने नहीं था। उसके बाद आपने देखा कि सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ, फिर आपने लीबिया के अंदर जो कुछ किया, तो पूरे मशरक़ वस्ता के असल मसला क्या है? असल मसला आपने अगर देखना है तो दो कंपैरिजन्स आप कर सकते हैं, एक इसराइल का पूरे मशरक़ वस्ता के साथ और इंडिया का पाकिस्तान के साथ। ये दोनों बड़े रिलेटेबल हैं। कैसे? इंडिया भी तो यही चाहता था कि हम जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें हम जाए मार कर लें, लेकिन हम रेजिस्ट करते हैं। उनके सामने एक ताकत खड़ी है जो समझती है कि ये डू और डाई है। मेरे ख्याल से मशरक़ वस्ता पूरे को इस पूरे मामले में लाना क्या मुनासिब है, जहाँ पे यूएई के किरदार का सबको पता हो। उसकी वजह यह है कि पूरे को देखना पड़ेगा, फिर 67 वाली वॉर में आपको जाना पड़ेगा ना, जब पूरे अरब इकट्ठे हुए। जब अब चूंकि मशरक़ वस्ता के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, अब देखिए जब आप लेबनान में हिजबुल्लाह को जिस तरह आपने वहां पे एलिमिनेट किया या उनको कमजोर किया या उनको नुकसान पहुंचाया, फिर आपने पूरे का पूरा वो यमन में अंसारुल्लाह पूरा मॉडल आपने इंप्लीमेंट किया
ये सारा करने के बाद आपने आपके खिलाफ किसी किस्म की वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। और फिर मुसलमानों के अंदर भी तो उन्होंने, आज आपने नेतन्याहू की जो तकरीर है उसमें एक जुमला उसने बड़ा कहा, उसने कहा ये जो हमें पब्लिकली कंडेम करते हैं, आपको पता है ये प्राइवेटली हमें आके अप्रिशिएट करते हैं, ये हमारे साथ हैं। ये उसने आज नहीं बात की, ये पहले भी बात की। मुझे आप ये बताएं कि एक एलाई, और इस दौर में कि जब पब्लिकली सब अगेंस्ट हैं, क्या उस एलाई का भांडा वो अक़वाम आलम के फॉरम के ऊपर आके फोड़ेगा या फिर अपनी हजीमत के ऊपर पर्दापोशी? नहीं, इसमें देखे ना, इसको हम कैसे, भांडा फोड़ने वाली बात नहीं है। जब आप उनके रिएक्शन को देखते हैं कि वही ममालिक थे जो अब इकट्ठे हुए ना, जो ट्रंप के पास गए, ये ममालिक भी आएंगे, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, वो भी तो आएंगे। हम मशरक़ वुस्ता की नजर से नंबर 1 देखेंगे ना, कि प्योरली मसला तो मशरक़ वुस्ता है या फिर मुसलमानों का है। पहले मशरक़ वुस्ता को देखेंगे, फिर मुसलमानों की तरफ आएंगे। आपने पूरे गजा के अंदर जो कुछ होता रहा, आप तो इस दौरान उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, आप तो इमदादी जहाज भेज रहे थे, आप तो ताल्लुकात कायम कर रहे थे, और आप तो जब ईरान के साथ वो कर रहे थे, आप इंटरसेप्ट कर रहे थे ना जी। कहां से कर रहे? जॉर्डन से हो रहे थे ना, और आपकी फजाई हुदूद इस्तेमाल हो रही थी ना, कुछ ना कुछ तो था, आप मार नहीं गिरा रहे थे। तो जब आपके ऊपर आ गए, जब कतर को धोखा मिला, तो अब आपको अचानक समझ आ गई है। तो इसको इस नजर से सिर्फ ना देखें ना, इसमें वहां पे इन हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, जो इस्लामी हुक्मरान हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज कह लीजिए, बुजदिली कह लीजिए, बुजदिली मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा, कि आपने जब बुजदिली दिखाई तो आपके घर तक वो पहुंच गए, और इसी वजह से आज ये सब हो रहा है। और ये आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, वो एक एक करके सबकी तरफ आएगा। आप देखें ना, सऊदी अरब ने जो हमारे से एग्रीमेंट किया है, इसी बुनियाद के ऊपर है ना, अब और भी आएंगे। इन सबको लग रहा है कि ये एक एक करके सबको जो है वो शेर खा जाएगा। वो जंगल में घूम रहा है और वो आदमखोर है, और सामने जो इंसान नजर आएगा उसको खा जाएगा। सो इसलिए उनको रेजिस्ट जब नहीं करेंगे तो फिर ये होगा, और यही हुआ है। इसलिए हमने अरसे में देखा, उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये उसका नेतन्याहू का कोई आज का प्लान है, वो जब से उस चीज के ऊपर वो काम कर रहा है और उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये तो एक्सट्रीम पे चले गए, ऑटोमन एम्पायर के दौर से, उस दौर से कर रहा है। नहीं, वो तो उनका तारीखी छोड़ के नेतन्याहू की बात कर लो प्योरली, कि उसका पुराना है ये बात है, और वो कहता है मैं मरने से पहले कंप्लीट करके जाऊंगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसमें से अगले 2-3 साल का अगर मंजरनामा देखें, मिडिल ईस्ट की जो मौजूदा पोजीशन है या जो नक्शा है, उसके अंदर तब्दीली क्या हो सकती है, पॉजिटिवली और नेगेटिव? अब मेरा ख्याल है कि अदम इस्तेकाम आएगा। मुझे यूं लग रहा है कि खित्ते में तसादुम होगा, ज़ाहिर है कि वो वर्सेस इसराइल होगा। अब उसमें ये इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे आपने आई एम सॉरी टू से, आपने कतर के बाद जो रिएक्ट किया है उसको क्या फ़र्क पड़ा होगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आपने जिन ममालिक ने, बहरीन समेत, यूएई समेत या दीगर मुल्कों ने उनको तस्लीम किया है, आप तो सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता नहीं कर पाए। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि आप उसके खिलाफ लड़ेंगे। इस पर एक मुख्तलिफ राय भी पाई जाती है, वो ये है कि इसराइल को कहीं ना कहीं पे ये यकीन हो चुका है कि अमेरिका ज़्यादा देर पुष्टपनाही नहीं करेगा, वो ज़्यादा देर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अंदर उनके जो केओस है, जो टर्मोइल है, अंदर जो रिफ्ट पाई जा रही है अमेरिकन कैबिनेट के या कांग्रेसमैन्स के, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर वो अभी हल्ला नहीं बोलता तो मुस्तकबिल में जाके वो नहीं बोल सकता। इसीलिए वो मुख्तलिफ फ्रंट्स अपने लिए खोल रहा है, इसीलिए वो लबनान की जानिब दोबारा से तवज्जो दे रहा है, इसीलिए वो यमन को फिर से स्नब करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो गोलान की पहाड़ियों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए वो मिडल ईस्ट को ज़्यादा तंग कर रहा है कि अभी अगर पंजा मार के अपनी ताकत का रोब जमा लूँ तो मुस्तकबिल में हो सकता है कि इसके नताइज मुख्तलिफ हों। ये भी राय है मेरी। मैं नहीं ऐसा समझता। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना कि माजी से लेकर आज तक अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, कोई पॉलिसी में चेंज तो नहीं आया। और उनकी इमदाद को लेके क्यों उनकी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जंगे रुकवा रहा हूं, डेमोक्रेट्स जंगे चलवाने वाले थे। उनकी फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यूएन के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर हो, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और अगर किसी का ये ख्याल है कि वो कल को कोई चेंज आ जाएगा, नहीं। अच्छा, मेरी एक ज़ाती मिसाल से या आमियाना मिसाल से समझाता हूँ। मेरी उमर दराज गोंदल के साथ दोस्ती है, और मेरी दोस्ती चंद और अफराद के साथ भी है, XYZ। और कल को मैं उमर दराज गोंदल की मोहब्बत में या इससे दोस्ती के चक्कर में अपने वो 4 दोस्त खराब कर लूँ। आप यूरोपियन ममालिक को देखें, उस पर तसल्लुत किसका था? अमेरिका का। जिस ब्लॉक में जाना है, जो राय अमेरिका रखेगा वही राय वो रखेंगे। अब वो बाकायदा तौर पे तस्लीम करते रहें, आपके बगल बच्चे के मुखालिफ जाते रहें, उसको तानाजनी करते रहें,
उसको बावर करवाने की कोशिश करते रहे तुम गलत कर रहे हो, कांग्रेस को याद दिलवाएं कि ये ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए। मैं कितना अरसा सिर्फ अपने बगल बच्चे के लिए अपनी दोस्ती के नाते उन दोस्तों को खराब करता नहीं। उसमें जब हम डिफेंस को, स्ट्रेटेजिक मामलात को देखेंगे तो तब चीजें और तरह से हैं। नेटो इस बार भी जो समिट हुई जो ब्रसेल्स के अंदर थी, तो वहां पे मौजूद थे ना, ट्रम्प गए ना उसके लिए। जिस हवाले से आप यूरोपीय यूनियन के उस मामले की बात कर रहे हैं, वो ट्रम्प सिर्फ पैसे निकलवाने के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ वो टैरिफ्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो वो भी तो रिबटल दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मामलात के तक है, स्ट्रेटेजिक चीजें वहीं की वहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है, आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने से उस हवाले से इस हद तक चेंज जरूर है, अप्रोच में चेंज जरूर आई है। या जिस तरह मशरिक़ वुस्ता वाले कह रहे हैं कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं, तो यूरोपीय यूनियन वाले तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए ना। उसमें ट्रम्प की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि एक तो भाई हमें शेयर दो, ज्यादा से ज्यादा दो, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा जेब से भी पैसे लगाओ ना, अपना कमाओ, मेरा भी लगाओ। नहीं, मेरा भी लगाओ और खुद भी तो पैसे लगाओ ना। लाइक आपने जो स्पेंडिंग थी यूरोपीय यूनियन की हर मुल्क की, उनका स्पेंडिंग बढ़ाई अपनी, यानी सारा हम क्यों लगाएंगे, तो स्पेंडिंग बढ़ाई ना उसके ऊपर आपने। वो एक और तरह से, मैं ये नहीं समझ रहा कोई मेजर चेंज। मॉडल, नेटो का मॉडल देखें। हाँ। उस मॉडल में सुपर पावर कौन है? अमेरिका। अमेरिका अपनी डोमिनेंस कब दिखाता था? जब वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था। वो बराबरी की बुनियाद पे इन्वेस्ट करेगा तो एक ये नेचुरल एलाय तो नहीं रहता। नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नेटो ने जितनी जंगें लड़ी हैं, हाँ, वो अमेरिकी मफादात के लिए लड़ी है ना, उसके लिए लड़ी है। तो आप फिलहाल जरूरत नहीं जंग कोई ऐसी नजर आ रही। हाँ, अगर जंग लड़ने का मौका आया, अगर कोई ऐसी फिर शरारत हुई, तो फिर आप उसको अलग से देखेंगे। नहीं, एक मिसाल देता हूं कि नेटो तो यूक्रेन में जाके नहीं लड़ा ना। यूक्रेन नेटो की वजह से नहीं लड़ा ना, आप पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि आपके डर की मफादात नहीं थे। ठीक है, हालांकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा, बाइडेन एक और तरह से सपोर्ट कर रहा, अभी जरा कम होगी उसमें। नेटो नहीं आया चूंकि आपके मफादात पे वो नहीं पहुंची थी। आपको नहीं लगा कि आप पे है, आपको डर लगा कि आगे बढ़ेंगे, ये पूरे यूरोप पे आ जाएंगे, एक्सपैंड करेगा रशिया, आपने वहां तक लड़ने की कोशिश की। जहां तक अभी भी नेटो की बारी आएगी, कोई ऐसा मामला आया तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अमेरिकन का रवैया चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर भारत की बात करें, भारत जिस तरह सिफारती महाज पे आइसोलेशन का शिकार हो चुका, वाइप आउट हुआ है, मजमूई तौर पे मईशत देखें बहुत बड़ी मईशत है, एलाइज देखें बहुत अच्छे एलाइज हैं, लॉबीज़ देखें बहुत मजबूत लॉबीज़ हैं, IT सेक्टर्स, ये इस तरह के तमाम सेक्टर्स में अजारादारी है, एप्पल का सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत में, यानी कैसे वाइप आउट हो सकता है, एक बुनियादी सवाल है। लेकिन हुआ क्या है कि किसी भी बड़े फोरम के ऊपर मोदी साहब जो हैं वो श्रीमान नजर ना आए, वो गायब हो जाएं, सवाल उठने लगें, कांग्रेसमैन तानाजनी करें, फिर बाद में NDTV और उनके जो दीगर टाइम्स ऑफ इंडिया है वो बाकायदा तौर पे ये लिखने लगे कि भाई 71 के बाद तो अमेरिका ने अब अपने महवर को ढूंढा है, यानी वो पाकिस्तान है। तो इस तरह की बातें इंडिया में होने लगे। क्या हुआ, बना क्या? 2076 ही बड़े मोदी साहब की वो छाती 46 इंच की, वो बताते हैं मेरी 46 इंच की छाती है गालिबन। मोदी साहब की वो 46 इंच की छाती उन्हें मरवा गई है, जिसका उन्हें बड़ा गुरूर था। इंडिया बेसिकली अपने गुरूर और तकब्बुर की मार खा गया है। वो खिते में एक बड़े चौधरी का हरकारा जरूर था, चौधरी नहीं था, चौधरी नहीं था। तू था चौधरी। हाँ, कहा कि आपको रीजनल चार्ज दे रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये जरा शुली पटाखा छुड़ा दीजिएगा, ये इस हद तक है। इंडिया का ख्याल ये था कि चूंकि क्वाड भी बन गया यहाँ पे, तो मेरे साथ ये भी खड़े हो गए, तो देखें अब तो मैं ये जो बड़ी पावर्स हैं इनके साथ मिलके तो मैंने तो चाइना पे चढ़ दौड़ना है, तो मैं तो इस खिते का अमेरिका हूं। मोदी साहब का ख्याल ये था कि मैं खिते का अगर अमेरिका हूं तो इसका मतलब है मोदी साहब अपने आप को इस खिते के ट्रंप और बाइडेन समझ रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। अब हुआ क्या कि आपने उस मिसकंसेप्शन में, मिसकैलकुलेशन में आपने एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर जिसको आप कहते हैं, यानी एक ऐसा हैपनिंग होती है जिस पे तमाम मुल्क जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम हाजिर हैं, आए इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन आप गुरूर और तकब्बुर में थे, आपका ख्याल था कि हम जाएंगे, हम मारेंगे, हम अमेरिका है तो हमें कोई पूछेगा नहीं। आप उस मिस कैलकुलेशन की, देखिए ना दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट होता है, परसेप्शन इंपॉर्टेंट होती है, रियलिटी दुनिया बाद में जानती है, परसेप्शन पे दुनिया आती है। यानी आप किसी जगह पे ना ये मुल्क बड़ा महफूज है, मीडिया परसेप्शन बना दे तो लोग वहां पे टूरिज्म आ जाती है, उस पर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। वही मीडिया अगर हमारे बारे में रियलिटी होने के बावजूद हम पुरअमन हूं लेकिन परसेप्शन बना लीजिए पुरअमन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की जो परसेप्शन फिर बननी ना, गैर जिम्मेदार मुल्क की बनी, एडवेंचरस मुल्क की बनी,
उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने कहा ये तो देखें ना, वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे आपके साथ। फिर इवन आपकी जो अपने घर के अंदर सवालात उठे कि आपने यहाँ पे फिर उनके प्रोसेस को छोड़ देते हैं, उनके इलेक्शंस को लेके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बाकी हम छोड़ देते हैं, आपने पूरे मीडिया को कंट्रोल। अब देखें ना, जिस तरह से मैं वो सुन रहा था उनके एक एनालिस्ट को, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे मीडिया ने हमें जलील करवाया इस जंग के दौरान, दुनिया कहती है इंडियन मीडिया ना देखना, चूंकि वो मोदी साहब की बीजेपी की लाइन ले रहे थे। अब बरखा दत्त जैसे लोग, मैंने उस दिन लाहौर में मैंने लाहौर में उस दिन किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई जब आप शोर कर रहे हैं ना हमने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने ये कर दिया, मैंने हौसला रखें, हमारा हमला आपको सुनाई देगा, और सुनाई दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से बरखा दत्त ने हमारे पायलट पकड़ लिए, बरखा दत्त ने हमारे शहर उड़ा दिए, वो क्या नाम है उनका, वो मेजर जो बड़ा मशहूर है, गौरव वारियर, हाँ, उसने कराची और सब कुछ किया। अब ग्राउंड पे तो हम लोग थे जो यहां से बता रहे थे। सो ये पूरे का पूरा उनके मीडिया समेत, बीजेपी समेत, उनके थिंक टैंक समेत, अमित शाह, अजीत डोवल, मोदी, उन सब, मैं उसको एक जुमले में उसको समेटना चाहता हूं, उनके गुरूर, उनके तकब्बुर ने उनको मरवा दिया और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की पोजीशन, आखिरी सवाल, अगले 5 सालों में किस हद तक मुस्तहकम होकर आगे बढ़ने वाली होगी? उसमें जो बुनियादी कलीदी किरदार अदा करना है, जो खलापुर करना है, यानी कामयाबी की मेराज देख लेना और उस मेराज पे फिर कायम रहना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। तो आगे वो कौन से लूप होल्स हैं या जो खला है हमें पुर करना? यासर साहब, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम जज्बाती होते हैं, तो जज्बात में कभी कभार हम हकीकतों को झुठला भी देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो आज मौका आया है, हम अमेरिका के क्लोज गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें इस सिलसिले को जारी रखना है। लेकिन ये सिलसिले पहले भी हमने देखे हैं। जब मैं कह रहा था ना कि ट्रांजैक्शनल दोस्त हैं हम, तो जब कोई ट्रांजैक्शन होनी थी तो उन्होंने हमारे क्लोज आए। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि क्लिंटन मेरे दोस्त हैं, बुश मेरे दोस्त हैं, मैं जब चाहूँ फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, और वो हमें ऐसे ही रेड कारपेट जो है वो इस्तकबाल करते थे। लेकिन वो चीज़ें गुजर गई। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं और सिफारतकारी को देखते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट्स में आपका ना लोकल इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। अगर आपको अब बाहर दुनिया इज़्ज़त दे रही है तो मेरे ख्याल है हमें अपने लोकल यहाँ घर के अंदर भी कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। वो चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या इलेक्शन करवा दें? नहीं, इलेक्शन नहीं करवा दें, सिस्टम चले, कोई कंसेंसस हो, अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस हो, जिसपे रिफॉर्म्स आपने लेके आनी है। जब आप सऊदी अरब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते हैं अच्छा करेंगे, कहाँ करेंगे? तो वो कहाँ करेंगे तो आप इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लेके आनी है ना। अब नहीं, यहाँ पर अपने घर में चीज़ें ठीक है। देखिए, अगर वहाँ से चीज़ें आए भी, ये वैसे ही है जैसे आपकी मेरी लॉटरी लग जाए और हम 5 करोड़ रुपया जीत जाए। वैसे कभी जीते नहीं है, दिल को बहलाने के लिए। तो अब वो जीत जाए, आपकी जेब में 5 करोड़ आ गया, अगर आपके पास कोई प्लान ना होया तो वो ऐसे खर्च होगा पता भी नहीं चलेगा, और आप 1 साल के बाद उसी तरह उससे पहले वाली बुरी हालत के अंदर आ जाएंगे। पाकिस्तान को भी यही करना है, इन चीज़ों का फायदा उठाना। यानी सऊदी अरब से अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है, अमेरिका से है, बाकी चीज़ों से, उसको कहीं आपने एग्जीक्यूट पाकिस्तान के अंदर कर देना, जिसको आप कैपिटलाइज कर पाएं, जो नजर आए लोगों को, यार देखो हमने ये चीज़ की, ये हमें उसका फायदा मिला, ये हमने की, ये उसका फायदा मिला। अगर वो ना मिला तो फिर तो लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हो। लोग कागजों को नहीं मानते। ये कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान कितनी बड़ी चीज़ है, लोगों को तो पेट की नज़र से सोचते हैं वो। तो मेरे ख्याल से हमें अगले 5 सालों में हम बहुत बेहतर पोजीशन में जा सकते हैं। हमें लोकल सतह के ऊपर इस्तेकाम लेके आना है, अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है, और एज ए नेशन, जिस तरह देखें ना, इंडिया के हम बात कर रहे थे तो हमारा वो दुश्मन है, लेकिन उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंडस्ट्री लगानी है, नौजवानों को जॉब्स देनी है, IT सेक्टर में जाना है। ये सारी वो चीज़ें वो करेंगे तो देखें आपकी एक चीज़ बेहतर हुई, आपका डिफेंस बहुत बेहतर है, आपकी फौज बहुत बेहतर है, आपकी बाकी चीज़ें, तो उसका फायदा हुआ ना आपको। इसी तरह से आपकी इकोनॉमी भी आपकी पावर होनी चाहिए ना, आपकी यूथ भी आपकी पावर होनी चाहिए, आपकी ये सारी सॉफ्ट पावर्स होंगी जो आपकी फौज की सूरत में हार्ड पावर में आपको कामयाबी देंगे। यानी हमें अपनी समत को बेहतर करने के लिए वो जो रिफॉर्म्स हैं जिसकी ज़रूरत है, जो पिछली कई दहाइयों से हम नहीं कर पाए, वो करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब उमर दराज इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।